शीर्षक बरसात की कहानी। रिमझिम रिमझिम बारिश थमने का नाम ही नहीं ले रही। शाम होने को है। मेरे घर के बरामदे में हम पांचों बैठे हैं। बेरा, अचार और तेल मिली हुई भुनी मुड़ी ले आया जिसमें नारियल और प्याज के टुकड़े भी थे। साथ में गर्मा गर्म बेगुनी और पकौड़े भी थे। सामने ही गंगा बह रही है। बारिश की धार कोहरे की तरह गंगा के सीने पर फैल गई है। उस पार कहाँ आसमान है और कहाँ पानी, कुछ पता नहीं चल रहा। यहाँ तक कि उस पार के जंगल की हरी लकीर भी नहीं दिख रही। गंगा के पानी पर गिरती बारिश की बूंदों के बीच से कभी कभी कोई नाव धुंधले सपने की तरह दिखती और फिर गायब हो जाती। नावों का शरीर जैसे साए और माया से बना हो, जिन्हें देखा जा सकता है पर छुआ नहीं जा सकता। सयाम चंद्र ने एक मुट्ठी मुड़ी मुंह में डाली और चबाते हुए दबी आवाज में बोले, चारों तरफ रहस्य का घेरा है। देखो ना वो नावें कैसे तैर रही हैं, ठीक भूतों की नावों की तरह। रामचंद्र ने चारों तरफ एक नजर घुमाई और मुंह में एक बेगुनी डालते हुए बोले, हम आज तो ऐसा लग रहा है जैसे हेमलेट के बूढ़े बाप की रूह भी दिखाई दे जाए। इलेक्ट्रिक लाइट के नीचे सोफे पर बैठकर मानिक लाल बोले, ऐसी बरसात में भूतों की कहानी सुनना बहुत अच्छा लगता है। क्या तुम लोगों ने कभी भूत देखा है? रामचंद्र और सयाम चंद्र एक साथ बोले, नहीं, हम भूत पर विश्वास नहीं करते। अपूर्व अब तक मुड़ी खाने में व्यस्त था। उसने मुंह खोलकर कहा, किसी भी शरीफ इंसान को भूत पर विश्वास नहीं करना चाहिए। मैं विश्वास तो नहीं करता पर कहानी सुनना अच्छा लगता है। मैंने कहा, मैं भी भूत पर विश्वास नहीं करता पर कहानी सुनाना मुझे पसंद है। राम और सयाम एक साथ बोले, बरसात की शाम मतलब भूतों की कहानी पर वो सच होनी चाहिए। मैंने कहा, मेरी ये कहानी एकदम हकीकत है। मानिक लाल बोले, पर तुमने तो कहा कि तुम भूत नहीं मानते। नहीं, मैं नहीं मानता, पर सच्ची घटना ना हो तो कहानी में जोर नहीं आता, इसलिए हर भूत की कहानी को सच ही मानना चाहिए। अपूर्व बोला, जो कहानी तुम सुनाओगे वो किसके मुंह से सुनी है? किसी के मुंह से नहीं सुनी, ये मेरी खुद की कहानी है। मानिक लाल बोले, मुड़ी खत्म हो गई है, बेरा चाय की ट्रे ला रहा है। शाम का अंधेरा चारों तरफ छा गया है। आसमान के चांद तारों ने बादलों की चादर ओढ़ ली है। ठंडी हवा बह रही है, बारिश गिर रही है, गंगा रो रही है और किनारे पर कोई इंसान नहीं है। यही तो समय है भूतों की कहानी सुनने का, पर कहानी ऐसी हो कि रोंगटे खड़े हो जाए। अगर शरीर में कंकनी न छूटे और दिल धक धक न करे तो मजा नहीं आता। हम भूत नहीं मानते पर यह डरने का स्वाद बड़ा मीठा होता है। चाय के घूंट भरकर मैंने कहानी शुरू की। कालीपुर मेरा गांव है। मैं कलकत्ता में जन्मा और यही पला बढ़ा। गांव में बहुत मलेरिया होता था, इसलिए पिताजी मुझे कभी वहां की मिट्टी नहीं छूने देते थे। पर गांव से मुझे प्यार है। कॉलेज में जब भी कोई मेरे देश वाला गाना गाता मेरा मन रो पड़ता। इसलिए पिछले साल एक दिन मैं अपने गांव देखने गया। सुना है वहां हमारी पुरखों की जमीन अब भी है। पुरखों की दहलीज पर 2 बूंद आंसू बहा आऊंगा, यही इच्छा थी। कालीपुर स्टेशन पर उतरते शाम हो गई। आसमान में 10वीं का चांद था, इसलिए चलने में ज्यादा तकलीफ नहीं हुई। गांव का कोई ना कोई तो आसरा दे ही देगा, ये सोचकर गुनगुनाते हुए आगे बढ़ा। तब बारिश नहीं थी पर सावन का महीना था। घुटनों तक कीचड़ देखकर मैंने जूते उतारकर बगल में दबा लिए। सिर के ऊपर मलेरिया वाले मच्छरों का संगीत बज रहा था। काले चमगादड़ उड़ रहे थे, झिंगुर बोल रहे थे और उल्लू चिल्ला रहे थे। झाड़ियों के बीच से सांप जैसा कुछ निकल रहा था। कलकत्ता की सड़कों पर रोशनी में चलने की आदत है, ये चांद की रोशनी भी अंधेरे जैसी लग रही थी। रास्ते में एक 3 फुट गहरा गड्ढा था, अनजाने में उसमें गिर गया, पर मैं डरा नहीं और फिर से गाना शुरू किया। कवि ने गाया है, ओ मेरे देश की मिट्टी तुम्हारे आगे सिर झुकाता हूं। गाते हुए कपड़ों की धूल झाड़कर जैसे ही मुंह उठाया, देखा सामने झाड़ी के साए में एक काला सा साया खड़ा है। उसे देखकर संदेह हुआ। चश्मा उतारकर साफ किया और फिर देखा तो शक और बढ़ गया। अच्छा खासा तगड़ा सा आदमी था। रामकांत और सयामकांत बोले, है क्या कह रहे हो, क्या वो भूत था? मैंने कहा, शायद, पर उस आदमी का सिर उसके कंधों पर नहीं था बल्कि उसके दोनों हाथों में था। मुंह उसके पेट के पास था और उसकी आंखें मुझे घूर रही थी। मानिक लाल बोले, अब कहानी जमी है, क्या ये सच है? मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। तुमने पक्का बिना सिर वाला भूत देखा था? मैंने कहा, हाँ। अपूर्व बोला, उसके बाद तुम पक्का डर के मारे बेहोश हो गए होगे। मैंने कहा, नहीं,
मैं उसके और करीब गया और गौर से देखने लगा। उस बिना सिर वाले भूत के हाथ में जो मुंह था वो बोल उठा, हाउमाउ खाओ, आदमी की गंध पाऊं। मैंने चुटकी बजाकर गाया, ओ मेरे देश की मिट्टी। उस मुंह ने फिर से जोर से कहा, हाउमाउ खाओ। मैं चिढ़ गया और बोला, धत तुम्हारी हाउमाउ खाओ की ऐसी की तैसी, मामला क्या है, बेसुरा क्यों चिल्ला रहे हो। वो भूत थोड़ी देर हक्का बक्का रह गया, फिर बोला, मैं डर दिखा रहा हूं। मैंने पूछा, किसे? उसने कहा, तुम्हें। मुझे? पर क्यों? डर दिखाना हमें पसंद है, पर मैं तो नहीं डरा। नहीं डरे? अच्छा, अब तुम पक्का डरोगे, कहकर उसने बड़ा सा मुंह खोला और चिल्लाने ही वाला था कि मैंने आगे बढ़कर उसके गाल पर एक जोरदार चपत लगा दी। वो मुंह भैक भैक करके रोने लगा और बोला, बिना गलती के मुझे थप्पड़ क्यों मारा? मैंने कहा, सिर कंधों पर होना चाहिए, तुमने उसे हाथ में क्यों पकड़ रखा है? रोते हुए वो बोला, वरना तुम लोग डरते नहीं हो। मैंने कहा, हाथ में कटा सिर देखकर मेरा सिर घूमता है, अगर भलाई चाहते हो तो इसे वापस कंधों पर रख लो, वरना फिर थप्पड़ मारूंगा। उसने जल्दी से सिर वापस कंधों पर रखा और चुपचाप खड़ा हो गया। उसकी हालत देख मुझे दया आ गई। मैंने उसकी पीठ थपथपाई और प्यार से कहा, बुरा मत मानो, अब नहीं मारूंगा। वो फूट फूट कर रोने लगा और बोला, तुम डरे नहीं, उल्टा मुझे थप्पड़ मारा। अब मैं भूतों के समाज में ये मुंह कैसे दिखाऊंगा? मेरी क्या दुर्दशा हो गई। मैंने भूतों का नाम डुबो दिया। पेड़ की डाल पर बैठे ब्रह्म दैत्य ठाकुर सब देख रहे हैं, वो सबको बता देंगे। मैंने कहा, चुप हो जाओ, इतना मत चिल्लाओ, कहाँ है तुम्हारे ब्रह्म दैत्य ठाकुर? आंसू पोंछते हुए उसने कहा, उस बेल के पेड़ के पास एक और पेड़ है, उसी की मोटी डाल पर बैठे जनेऊ पहने एक काले से आदमी हुक्का पी रहे हैं। मैंने कहा, प्रणाम ब्रह्म दैत्य ठाकुर, सब ठीक तो है? हुक्के की आवाज रुक गई, ऊपर से भारी आवाज आई, तुम कौन हो भाई, कहाँ रहते हो? जी मैं चंद्रनाथ चटर्जी हूँ, कलकत्ता में रहता हूँ। यहाँ मरने क्यों आए हो बापू? उनकी बात पर मुझे गुस्सा आया। मैंने कहा, कैसे आदमी हैं आप, तमीज से बात करना नहीं जानते? मैं बात करना जानता हूँ या नहीं ये तुम्हें नहीं सोचना है। ओ जठे लड़के, क्या आप बॉक्सिंग लड़ना जानते हैं? वो चौंक कर बोले, वो क्या होता है? पेड़ से नीचे आइए तो समझ जाएंगे। नहीं, मैं नीचे नहीं आ सकता, मेरे पैरों में गठिया है, मैं यही बैठकर हुक्का पीऊंगा तो मैं नीचे से ही आपको ईंटे मारूंगा। ब्रह्म दैत्य ठहाका मारकर हंसे और बोले, वह छोकरे, तुम्हारी मीठी बातें सुनकर खुशी हुई, तुम्हारे बाप का नाम क्या है? जी सूर्यनाथ चटर्जी, वो इसी कालीपुर के थे, और दादाजी का नाम भास्करनाथ चटर्जी। वो बोले, क्या कह रहे हो, तुम भास्कर के पोते हो? अरे ये बात पहले बतानी थी, तुम तो हमारे अपने घर के लड़के हो। भास्कर का बेटा सूर्य मेरा पक्का दोस्त था। बताओ सब ठीक तो है? जी हाँ, आपका आशीर्वाद है। अच्छा, इस बेचारे को क्या कहा, ये रो क्यों रहा था? जी ये मुझे डरा रहा था, इसलिए मैंने इसे एक थप्पड़ मारा। गलत किया, देखो तुम लोग दुनिया में जिंदा हो, कितनी खुशियां मना सकते हो, पर हम भूतों के पास कुछ नहीं है। हमारी खुशी का बस एक ही जरिया है, तुम्हें डराना। तुम्हें डरा कर ही हमारा मन बहलता है। पर तुम आजकल के कॉलेज के लड़के 2 अक्षर अंग्रेजी क्या पढ़ ली, भूतों को कुछ समझते ही नहीं। उस दिन एक और भूत आकर अपना दुखड़ा सुना गया। कोई लड़का डॉक्टरी पढ़ता है, मुर्दे काट काट कर उसका दिमाग सटक गया है। एक रात वो सो रहा था, तभी वो भूत वहां पहुंचा। वो जैसे ही बिस्तर के सामने खड़ा हुआ, लड़के की नींद खुल गई। भूत को लगा लड़का डर गया है, क्योंकि वो एक्टक देख रहा था। भूत ने आंखें फाड़कर डराना चाहा, पर लड़के ने पूछा, तुम्हें क्या चाहिए? भूत और गंदा मुंह बनाने लगा। फिर जो हुआ विश्वास नहीं करोगे। लड़का बोला, देखो अगर तुम्हें यही रहना है तो चुपचाप खड़े रहो, मुझे काम है, मुझे सोना है। कहकर वो पाजी लड़का फिर से करवट लेकर सो गया। बताओ फिर डराने का मजा कहाँ रहा, हमारी इज्जत कैसे बचेगी? तुम भी उसी दल के हो। उस बेचारे को थप्पड़ नहीं मारना चाहिए था। तुम्हारी इस बदतमीजी से मुझे दुख हुआ। आइंदा हमें देखकर डरा करो, इसी में हमारी खुशी है। अगर तुम ये छोटी सी खुशी भी हमसे छीन लोगे तो उनकी बात पूरी होने से पहले ही वो बिना सिर वाला भूत बोला, हट जाओ, रास्ते से हट जाओ। देखा तो एक औरत रास्ते से आ रही थी, मुझे देखकर रुक गई और शर्म के मारे लंबी जीभ निकाल कर घूंघट ओढ़ लिया। भूत बोला, अभी तक हटे नहीं, महिला का सम्मान करना नहीं जानते। मैं जल्दी से हट गया। उस महिला ने घूंघट से मुझे देखा और मुस्कुराकर चली गई। मैंने पूछा, ये कौन थी? भूत ने इज्जत से कहा, ये श्रीमती प्रेतनी बालादत्त है।
बरहम दैत्य ने हुक्का हटाकर कहा, इनका निकनेम कुनी है, ये बुनी की बहन है। मैंने पूछा, बुनी कौन है? उन्होंने कहा, क्या तुमने कभी कुनी बुनी की कहानी नहीं सुनी? तो सुनो, कुनी और बुनी दो बहनें हैं। मरने के बाद दोनों प्रेतनी बन गई। कुनी दत्त बाबू के घर के रसोई के कोने में रहती है और बुनी बांस के जंगल में। एक रात दत्त बाबू का रसोइया वहां से गुजर रहा था तो बुनी ने रास्ता रोक लिया। प्रेतनी को देखते ही रसोइया थरथर कांपने लगा, पर बुनी डराने नहीं आई थी। उसने बस कहा, कुनी से कह देना कि बुनी का बेटा हुआ है, आगे से गुड़ जैसा मीठा और पीछे से पाव जैसा। इतना कहकर वो गायब हो गई। रसोइया भागते हुए घर पहुंचा और बेहोश हो गया। जब उसे होश आया और उसने ये बात सबको बताई तो रसोई के कोने से कुनी नाचते हुए निकली और बोली, ओ ठाकुर, कितने दिन का हुआ है? ये सुनकर पूरा परिवार बेहोश हो गया। आज जिसे देखा वो वही कुनी है, अपनी बहन से मिलने जा रही है। कुनी बहुत शर्मीली है, अनजाने आदमी को देख घूंघट कर लेती है और अंदर ही अंदर हंसती है। बातों बातों में रात बीत रही थी। मैंने कहा, आपसे मिलकर खुशी हुई, अब मैं चलता हूँ। बरहम दैत्य बोले, इतनी रात को कहाँ जाओगे? यही पेड़ पर आराम करो। मैंने कहा, जी मुझे कांटे चुभते हैं, मैं अभी जिंदा हूं, मैं अपनी जमीन देखने आया हूं। और कितनी दूर है? वो हंसे और बोले, तुम्हारी जमीन? हाँ, वो जो टीला देख रहे हो वही तुम्हारा घर था। अब वहां गौभूत रहते हैं, वे डराते नहीं, सीधा सींग मारते हैं। मैंने कहा, तो आज की रात मैं स्टेशन पर ही बिताऊंगा, मुझे वो भूत पसंद नहीं है। प्रणाम बरहम दैत्य ठाकुर। इतना कहकर मैं चलने लगा तो वो बिना सिर वाला भूत फिर सामने आया और बोला, दुहाई है तुम्हारी, कम से कम जाते जाते मुझे देखकर एक बार डर जाओ, वरना भूतों में मेरी कोई इज्जत नहीं रहेगी। मैंने कहा, अच्छा बाबा, मैं बहुत डर गया हूं। ये बोलकर मैं वहां से हंसते हुए निकल आया। मेरी कहानी खत्म। राम और सयाम बोले, एकदम बकवास कहानी। अपूर्व बोला, हर कहानी ऐसी ही होती है, किसी में गांजा कम होता है, किसी में ज्यादा। मानिक लाल बोले, अब एक कप चाय और पीनी पड़ेगी। मैंने कहा, बेरा चाय लाओ। 5 साल पहले मेरी तबीयत बहुत खराब थी। उस समय रोज रात को मुझे एक ही सपना आता था। सपने में देखता कि मैं शहर के बाहर गया हूं, गांव के रास्तों पर चल रहा हूं। दोनों तरफ केले के पेड़ हैं, हवा में लहरा रहे हैं। फूल के बाग हैं जहां मधुमक्खियां और तितलियां खेल रही हैं। तालाब के किनारे बहुएं घूंघट किए पानी भर रही हैं। जहां रास्ता खत्म होता था वहां एक बहुत बड़ा और सुंदर घर था। सामने फाटक था पर कोई दरबान नहीं था। घर के चारों तरफ महकते हुए फूलों के पेड़ थे। रोज मैं उस घर के सामने खड़ा होता और उसे एकटक देखता। अंदर जाने की बहुत इच्छा होती, पर कोई इंसान नहीं दिखता था। फाटक से चिल्लाता, पर कोई जवाब नहीं आता। अनजाने घर में बिना पूछे घुसने की हिम्मत नहीं होती थी। रात दर रात वही सपना आता। मुझे यकीन हो गया कि बचपन में जरूर मैं उस घर में गया हूं। बीमारी ठीक हो गई पर उस घर को नहीं भूला। जहां भी जाता वही घर ढूंढता। एक बार दोस्त के यहां कुसुमपुर गांव गया। शाम को टहलते हुए एक रास्ता मिला और उसे देखते ही पहचान गया कि ये वही सपने वाला रास्ता है। केले के पेड़, बाग, तालाब सब वही थे। बहुत खुशी हुई। रास्ते के अंत में वही सुंदर घर था। जल्दी से फाटक पर गया और आवाज दी। मुझे लगा कोई नहीं बोलेगा, पर एक बूढ़ा दरबान बाहर आया। किसे चाहते हो? किसी को नहीं, ये घर बहुत अच्छा लगा, क्या अंदर देख सकता हूं? आइए ना, ये घर किराए पर देना है। मालिक कहाँ रहते हैं? यही रहते थे, पर कुछ दिन पहले घर छोड़ दिया। क्यों? इतना सुंदर घर कोई क्यों छोड़ता है? छोड़ना पड़ा भूतों की वजह से। भूत आज के जमाने में भी लोग भूत मानते हैं। दरबान बोला, मैं भी नहीं मानता था, पर अब मानना पड़ता है। जिस भूत की वजह से मालिक ने घर छोड़ा उसे मैंने खुद कई बार देखा है, मैं उसका चेहरा नहीं भूला। मैंने हंसकर कहा, एकदम झूठी कहानी। दरबान ने चिढ़कर मेरा चेहरा देखा और बोला, झूठी कहानी? कम से कम आपके मुंह से ये बात अच्छी नहीं लगती। जिस भूत को मैंने बार बार देखा है, जिसका चेहरा मैं कभी नहीं भूलूंगा, वो भूत आप खुद हैं। मैंने आपको ही देखा था। समाप्त।